हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास जैसे कि हमने बताया कि वर्क के जितने डिटेल्स में टॉपिक्स हमें कवर करना था सब कुछ कवर कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो काइंडली इसी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, पहले उन वीडियोस को देख लीजिए क्योंकि आज हम एक स्टेप और आगे चल रहे हैं, एनर्जी स्टार्ट करेंगे। वर्क हो चुका है खत्म। आज का जो वीडियो होगा एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कवर होगा। तो चलिए व्हाट इज एनर्जी, इससे ही स्टार्ट करते हैं क्लास। सो व्हाट इज एनर्जी? आप लास्ट क्लास तक जिस वर्क को कर रहे थे उस वर्क को करने का जो कैपेसिटी होता है वही क्या है? एनर्जी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो उसके अंदर जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट वर्क है वही क्या है? एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क नहीं कर सकता है तो आप कहेंगे उसके अंदर एनर्जी नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो पक्का उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखिए, नोट्स में हमने लिखा है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। मतलब अगर ये एक पेन है तो इस पेन को वर्क करने का जितना कैपेसिटी है यही इसके अंदर का एनर्जी है। क्लियर है कि नहीं? व्हाट इज एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नॉट ओनली फॉर मी और यू बट फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट्स। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उन सभी के अंदर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, दैट इज एनर्जी होता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सर ये सब क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है? अब सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, सिंस एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन याद रखिएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। मतलब क्या सर, वर्क डन क्या है? सुनिएगा ध्यान से। सिचुएशन, दो सिचुएशन आपको बता रहे हैं कि हो सकता है एक कार मूव कर रही हो, अ कार इज मूविंग and you are going to stop that car, then you will have to do work। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई कार मूव कर रही है उसको रोकने के लिए जो आपने वर्क किया तो वो भी क्या है? वर्क डन है। और वो वर्क डन कौन सा वर्क डन? मतलब वो जो, मतलब आप गाड़ी को रोक रहे हैं तो आपको रोकने के लिए क्या चाहिए? वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मतलब उस समय भी आपको एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। और अगर एक कार रुकी हुई है उसको आपको आगे बढ़ाना है। अगर कार को आगे बढ़ाना है मतलब वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को करने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। मतलब कार चल रही है, रोकना है तब भी वर्क करना है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर रुकी हुई है, चलाना है तो वर्क करना पड़ेगा, तब भी एनर्जी चाहिए। अगर वर्क करना है फॉर फॉर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फॉर टू स्टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। कोई ऑब्जेक्ट चल रही है उसे रोकने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा, और कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है उसे चलाने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। और दोनों ही सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होंगे? उसके अंदर जो एनर्जी है उसके इक्वल होंगे, कैपेसिटी के इक्वल होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चूंकि आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी कुछ और नहीं, ये क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन है, इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर it is a scalar quantity। energy is a scalar quantity। why? because it is equal to the total work done and we know it very well, the work done is a scalar quantity। work done क्या? स्केलर है। अगर वर्क डन स्केलर है तो एनर्जी भी क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए, बिकॉज एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन। यस और नो? वर्क डन के इक्वल होता है ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इससे ये बात का पता चल गया। क्लियर है? अब बात करते हैं डायमेंशन का। तो डायमेंशन क्या होगा बच्चा? देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन के इक्वल ही है। और वर्क डन का जो डायमेंशन होगा, इसका मतलब वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, है ना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर? एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सर वर्क डन का डायमेंशन है ये, वर्क डन का भी डायमेंशन है और एनर्जी का भी डायमेंशन है ये। क्लियर है कि नहीं? एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो वर्क डन के डायमेंशन के इक्वल होंगे। मतलब सर अगर डायमेंशन सेम है मतलब यूनिट भी सेम होगा। यस, हम यूनिट पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा।
इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा? बोले सर वर्क का जो ऐसा यूनिट है उसके इक्वल होगा। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। क्लियर है कि नहीं? जो वर्क का सीजीएस यूनिट है एनर्जी का सीजीएस यूनिट होगा। तो जहां तक बात है सीजीएस यूनिट का, तो वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता था? अर्ग। क्या होता था? अर्ग। तो एनर्जी का भी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? अर्ग। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट हो गया, बट इसके कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स? प्रैक्टिकल यूनिट्स, ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सुनिए ध्यान से। आगे जाकर के हम ये बात पढ़ेंगे कि एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं। कई सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत टाइप ऑफ एनर्जीज होते हैं। आप कह सकते हैं सर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कुछ तो 9th में पढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है एनर्जी इस दुनिया में। क्लियर है कि नहीं? तो अलग अलग फॉर्म पे जब प्रेजेंट होता है ना, तो उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम एनर्जी का यूनिट का यूज करते हैं। मैंने बोलने का मतलब, जब लाइट एनर्जी है उस समय लाइट एनर्जी का जो यूनिट है उसका हम अलग यूनिट यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो उसका यूनिट हम अलग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला याद होगा, आई थिंक क्लास 10 पास किया है ना, किलोवाट आवर। याद आ रहा है? किलोवाट आवर, उसी उसी को क्या कहते थे आप लोग? यूनिट। उस यूनिट के बदले आप क्या करते थे? पैसा देते थे। यस और नो? वही जो बिल आता था हमारा KWH में ही आता था ना, यूनिट आता था, कॉमर्शियल यूनिट जिसे आप कहते थे, इजंट इट? सो प्रैक्टिकल यूनिट का बोलने का मतलब क्या है? कुछ कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एनर्जी के यूनिट्स हम देते हैं। बाकी ये दो एसआई और सीजीएस, इन दोनों में रिलेशन क्या ये याद होगा कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁻7 अर्ग होता है। ऑलरेडी डेराइव करके बताया हुआ वर्क के टाइम पे, जब हम वर्क पढ़ा रहे थे उस समय। बाकी प्रैक्टिकल यूनिट्स पर आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी क्या है? एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि हमने बताया आपको किलोवाट आवर, KWH, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है। जैसे कि कैलोरी, ये भी एनर्जी का ही तो यूनिट है, कैलोरी। समझ में आ रहा कि नहीं है? दीज आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहां लगता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें यूज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मच जूल, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। याद रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। क्लियर है कि नहीं? जहां तक बात है किलोवाट आवर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। वैसे हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होता है ना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। याद रख सकते हैं आप लोग। क्या बोल रहे हैं? 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलोवाट नहीं, 1 किलोवाट आवर, KWH। 1 KWH इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्लियर है कि नहीं? जहां तक बात है कैलोरी का, तो 1 कैलोरी याद आ रहा है? मसल एनर्जी। किसमें आप रखोगे? कैलोरी में। मसल एनर्जी वगैरह हमारे अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में जो भी एनर्जीज स्टोर हो रहे हैं वो एटीपी में हो रहा है। तो एटीपी भी एक क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एक एनर्जी के फॉर्म है, कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो कैलोरी जो है वो किसके इक्वल होता है? कितने जूल के इक्वल होता है? याद रखिएगा, लगभग 4.2 जूल। एग्जैक्टली नहीं, 4.18 समथिंग होता है। हम यहां पर कह रहे हैं 4.2 जूल। याद रखिए, काम चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सो दीज आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होने वाले जो यूनिट्स है वो SI/CGS है, दैट इज जूल एंड अर्ग। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम एनर्जी का आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमने ये लिया है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या कहता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस? सुनिए, एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या होता है? दिमाग से हिला हुआ, नाम है आइंस्टाइन। उन्होंने एक थ्योरी दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें उन्होंने ये बात कहा, shows that material particle itself is a form of energy। अगर कोई मेटेरियल पार्टिकल है, मतलब किसी के पास अगर मास है
वो खुद ही एक एनर्जी का क्या है, सोर्स बोल सकते हैं, सीधा सीधी इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई रूप है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर किसी के पास भी मास है, वो खुद ही जितना मास है उसका, उसके पास उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले से प्रेजेंट है। और ये रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंडर में। वो क्या रिलेशन था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। व्हाट इज E? इट इज द एनर्जी ऑफ मास m, मतलब इक्विवेलेंट एनर्जी है। माने मास m के पास अगर कोई मास है, मान के चलिए 1 kg मास है, उसके पास कितना एनर्जी होगा ये बात पता है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इक्विवेलेंट मास है ये बोल सकते हैं, या दिस इज इक्विवेलेंट एनर्जी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? सी क्या है? सी इज द वेलोसिटी ऑफ, है नहीं रे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्लियर है कि नहीं? और ये क्या होता है आपको पता होगा, C इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? तो आगे हम ये बात मेंशन कर सकते हैं कि हमने जैसे बताया, क्या बोल रहे थे कि m एंड इट्स इक्विवेलेंट एनर्जी इज, m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए या पार्टिकल बोलिए, एंड दिस इज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। किसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी? m मास का पार्टिकल का इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास m मास है तो उसका एनर्जी कितना होगा? इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हमने लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास, कोई पार्टिकल का मास 1 AMU हो, AMU समझ में आ रहा है, प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास क्या है ना, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg, मतलब बहुत कम, बहुत छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है, लेकिन है कि नहीं? तो उस छोटा सा पार्टिकल के पास कितना एनर्जी होता है? बहुत एनर्जी होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1.5 इंटू 10 टू पावर -10 जूल। सर बहुत बोले और -10 जूल लिखा, तुमको पता है जूल कितना है? 1 जूल बहुत बड़ा एनर्जी। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात कर, कैलोरी सबसे बड़ा यूनिट, कैलोरी याद आ रहा होगा आपको, अभी जस्ट बताया 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, मतलब कैलोरी सबसे बड़ा यूनिट। उसके बाद क्या है? जूल है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10 टू द 6 होता है, आपको पता है। आगे बात कर, सर रिलेटिव नहीं समझ में आया, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, 1 kg मास बताइए। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 1 kg है, ठीक है कि नहीं? तो उसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा? तो हमने 1 kg बैठाया मास के जगह पे, और सी के जगह पे क्या बैठा दिया? 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकंड। आंसर निकल करके आया 9 इंटू 10 16 जूल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है तो उसके पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होता है? 9 इंटू 10 16 जूल का एनर्जी उसके पास स्टोर्ड होता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये है कि उस मास को अगर आप बर्न आउट करोगे, जलाओगे, तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। क्लियर है कि नहीं? वो मास खत्म हो जाएगा, बट दैट विल कन्वर्ट कंप्लीटली इनटू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बात क्लियर है तो एनर्जी पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ एनर्जी का बढ़ेंगे, और हम ये बात समझेंगे कि एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वो सारे कौन कौन से कॉमन फॉर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास को। ध्यान दीजिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर पॉइंट में लिए हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, अलग अलग रूप होते हैं एनर्जीज के, जो कभी इस फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके लिए रिलेटेड एक सवाल भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेंगे। पहले कितने टाइप के एनर्जीज जो हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या क्या है आपके सामने लिखी हुई है। पहला, मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी है क्या, ये बताइए पहले। मैकेनिकल एनर्जी, देखिए मेरा मेरा ब्रांच है तो हमको तो पता ही है, आप लोग बताइए जरा, मैकेनिकल एनर्जी कब होता है? किसी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कब देखा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं?
जब कोई मशीन के अंदर कोई पार्ट्स मूवेबल हो, याद रखिएगा, जरूरी नहीं सिर्फ मशीन, हमारा बॉडी भी एक मशीन है। हो सकता है हम अभी यहां पर खड़े हैं, यहां से यहां चले गए, तो मेरा अंदर क्या स्टोर हुआ है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात करते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहां पर होता है बच्चा, जिसका हम यूज करते हैं? बता सकते हैं केमिकल एनर्जी? जैसे खाने पीने में। हाँ, खाने पीने में भी क्या होता है? खाना पीना में केमिकल एनर्जी होता है, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं और डाइजेशन के बाद वो केमिकल एनर्जी हमारा बॉडी में कैलोरीज में कन्वर्ट होता है एटीपी के फॉर्म में। बाकी ऐसे फिजिक्स में हम कैसे बात करें तो बायोलॉजिकल आंसर हुई है। बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मदद से रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। क्लास 12 में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, क्लास 12 के केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना और वहां बैटरी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो केमिकल एनर्जी एक फॉर्म होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है पता है? सर नहीं पता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पता? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पता है? नहीं पता है सर। एक वायर है, हाँ हाँ वही, एक वायर है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है वो किसके इक्वल होते हैं? याद है कि नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। याद आ रहा है? तो यहां से वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। सो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अगर ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है तो यही किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q V। समझ में आ रहा कि नहीं यार? और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज जो क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर के अंदर में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा में डिटेल में ज्ञान होगा। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेट में भी एनर्जीज हैं तो उनके बारे में, मैग्नेट के वजह से जो एनर्जी होता है मैग्नेटिक एनर्जी बात करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी, भाई कोई एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स है एंड न्यूट्रॉन्स है। किस तरह से वो सारे प्रोटॉन्स इतना छोटा सा जगह पर एक साथ हैं? सोचिए ना, ऑल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड वी नो कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। then how in that small region all the protons and neutrons are stable due to nuclear energy? ये चीज भी क्लास 12 का लास्ट नहीं, न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर है, वहां पढ़ना। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। और दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी अगर आपसे पूछे तो भी क्या बोलिएगा? न्यूक्लियर एनर्जी। आगे साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है? आप सुन रहे हैं हमको, अगर कैमरा के थ्रू भी आप आप अगर मोबाइल के थ्रू या कोई भी डिवाइस के थ्रू आप हमको सुन रहे हैं तो पहले क्या हो रहा है? मेरा साउंड जो है इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, इस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहले कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हो आपको सुनाई दे रहा फिर दोबारा, तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी अगर आप तक कुछ सुनाई दे रहा है तो वो साउंड एनर्जी की वजह से सुनाई दे रहा है। लाइट एनर्जी, आप अगर कुछ देख पा रहे हो इस दुनिया में तो वो लाइट एनर्जी की वजह से। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या है? किसी भी चीज का टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना होता है तो हीट एनर्जी का यूज आप करते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो दीज आर सम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हम इसमें से जो पर्टिकुलरली पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? तो मैकेनिकल एनर्जी हमें पढ़ना है। सर ये सब कब पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़ेंगे। साउंड एनर्जी आप क्लास 11 में ही पढ़ लेंगे साउंड एनर्जी के बारे में। लाइट एनर्जी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। हीट एनर्जी आप पढ़ ही रहे हैं केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर में। न्यूक्लियर एनर्जी क्लास 12 में पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर में। मैग्नेटिक एनर्जी आप मैग्नेटिज्म क्लास 12 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चैप्टर 1 क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। और केमिकल एनर्जी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर है, वहां पर आप पढ़ेंगे। फिलहाल मैकेनिकल एनर्जी हमें यहीं पर कवर करना होगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी सभी एनर्जीज को हम जरूर पढ़ेंगे। लाइट एनर्जी क्लास 12 का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? हमने अभी शुरू में ही बता दिया, ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट में जो मूवमेंट होता है उस वजह से क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। और ये दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी डिटेल में इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब आपका सामने हम एक क्वेश्चन रखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। देखिए कि अभी तक का बेसिक नॉलेज का यूज करके क्या आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए।
अब हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही इस चीज को लिए हैं। पहले ये बात तो सुनिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, आपको पता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये बात आप जानते हैं, वही चीज लिख दिए। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज पॉसिबल थ्रू वेरियस डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस। कुछ डिवाइसेस यहां लिखा हुआ है, इन डिवाइसेस में कौन सा एनर्जी का यूज करके कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आपको बताना है। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ भी प्रोसेस जब होता है या कोई डिवाइस का हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, जनरली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, दूसरे फॉर्म पे इसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? सुनेगा ध्यान से। पहला आपका डिवाइस का नाम है डायनेमो, इसे आप बोली चाली के भाषा में जनरेटर कहते हैं। जनरेटर में क्या होता है, अंदर में दो मैग्नेट होते हैं और मैग्नेट्स के बीच में क्या लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है। वो कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेट करना मतलब अभी बोला मूवमेंट कहीं भी हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब यहां मैकेनिकल एनर्जी से कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है भाई, जनरेटर से क्या निकलता है, करंट निकलता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो डायनेमो और जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, डायनेमो से में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, पूरा नहीं लिख रहा है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में ये कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? क्या आपने सोलर सेल जानते हैं? सोलर सेल, सोलर लगा हुआ रहता है आजकल घरों में, तो सोलर सेल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। सोलर पैनल इस तरह का लगा रहता है छतों में, देखिएगा, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो इसमें क्या आता है, सनलाइट आता है इस तरह से, और यहां से कुछ भी अंदर में सिस्टम है, आपको वो नहीं जानना, डायोड वगैरह पढ़ना भाई, सेमीकंडक्टर जब जानिएगा तब जानिएगा। यहां से क्या निकल कर के आता, आउटपुट, सर इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या यूज कर रहा है, लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है, आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, सेल, देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर में लिखा हुआ है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है, प्राइमरी सेल क्या है बच्चा, दो टाइप के सेल होते हैं। सेल मतलब, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए एक वायर है, जिस वायर में हमको करंट फ्लो कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो नहीं होता। इसके लिए आप क्या यूज करते थे क्लास 10 में, अगर आप पढ़े हैं तो इसे ही क्या कहते थे बच्चा, आप सेल कहते थे। और कई सारे सेल अगर एक साथ लगा हुआ रहता था उसे हम बैटरी कहते थे। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल। सुनिएगा ध्यान से, दो टाइप के सेल होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। जैसे कि आप लोग लिखते हैं ना पेन से, तो पेन भी दो टाइप का होता है, एक होता है लिखो फिको, सुनता है, लिखो फिको, लिख लिया, कंप्लीट हो गया, उसका इंक खत्म, आप उसको फेंक देते हो, वो क्या है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल बाजार से खरीद के लाओगे, उसका यूज करोगे, वो खत्म हो गया, उसको फेंक दो, रिचार्ज नहीं होगा वो, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेल। क्लियर है कि नहीं? अगेन चार्ज करके आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल के अंदर भी बैटरी है, लेकिन क्या करते हो, एक बार यूज करके फेंक देते हो बैटरी, अगेन रिचार्ज करते हो, फिर क्या करते हो, उसका यूज करते हो, तो वो क्या है, सेकेंडरी सेल। फिलहाल प्राइमरी सेल के बारे में बात हो रहा है। तो प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल है जिस सेल के अंदर में क्या होता है, केमिकल होता है, और उस केमिकल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, और उस केमिकल एनर्जी का यूज करके वो किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आउटपुट क्या है इसका, इलेक्ट्रिसिटी ना। तो प्राइमरी सेल ऐसा सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक ऐसा डिवाइस है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोल बर्निंग। एक मान लीजिए कोल लेके आए, कोयला, कोयला को आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या निकलता है, कोयला को बर्न करने से सर हीट आता है, लेकिन कोयला के अंदर क्या है सर, केमिकल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कोयला किस एनर्जी का यूज कर रहा है, केमिकल एनर्जी का, क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी, क्योंकि बर्न कर रहे हैं इसको। तो याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी से ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आप देख रहे हैं। देखिए ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक प्रोसेस है। मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ डिवाइसेस का हेल्प ले सकते हैं या कुछ प्रोसेस का हेल्प ले सकते हैं आप, जिसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ डिवाइस। अगेन, माइक्रोफोन एक डिवाइस है, आपको पता है। हेलो हेलो, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, क्या किससे क्या कन्वर्ट होता है, ये माइक्रोफोन किस चीज का यूज करता है और क्या कन्वर्ट करके देता है,
जरा बता सकते हैं, फटाफट बताइएगा। माइक्रोफोन किस चीज का यूज करता है और किस में कन्वर्ट करता है? अभी हम बता रहे हैं इस कैमरा में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, मतलब माइक्रोफोन लगा हुआ है ना। ये क्या है, आपको दिख रहा है क्या है? ये माइक्रोफोन है ना, इस तरह से रखने वाला ही माइक्रोफोन होगा, जरूरी नहीं, ये भी तो माइक्रोफोन है। ये क्या कर रहा है, मेरा साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो साउंड टू इलेक्ट्रिकल में जाता है, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, साउंड एनर्जी से कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, ये जो हेडफोन होता है ना, ईयरफोन जिसको आप बोलते हैं, वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका आउटपुट जो है सुनाई देता है, वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, साउंड में कन्वर्ट करता है। उसका उल्टा है, माइक्रोफोन का ऑपोजिट कौन होता है, ईयरफोन वगैरह जो होता है, स्पीकर वगैरह जो होता है। इंजन, कोई भी इंजन है, तो इंजन क्या करता है बच्चा, इंजन क्या करता है, इंजन के अंदर क्या लगा हुआ रहता है, इंजन के अंदर आग लगा रहता है, हीट एनर्जी का वो यूज करता है, और किसमें कन्वर्ट करता है, हीट का यूज करके वो पहिया को चलाता है। पुराने जमाने के ट्रेन को याद कर लीजिए बस, या फिर आपके बाइक के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो क्या है, आप फ्यूल डाले हैं, उसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं, आप सेल्फ डालते हैं मतलब इग्नाइट करते हैं, मतलब जलाते हैं उसको, तो उससे क्या बनता है, हीट एनर्जी का यूज कर रहा है, उसके वजह से पिस्टन ऊपर नीचे होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी है वो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इंजन में क्या होता है ना, हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इट इज मोटर। मोटर किस चीज का यूज करता है भाई, मोटर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और फिर क्या करता है मोटर, घुमाता है व्हील्स को, तो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करें। हीटर, अच्छा रूम हीटर वगैरह है ना, वाटर हीटर वगैरह है ना, किसका यूज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और क्या देता है, हीट एनर्जी देता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेगा और ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। स्पीकर, अभी हमने बताया था आपको स्पीकर, अरे ईयरफोन हो, हेडफोन बोलो या स्पीकर बोलो, एक ही तो बात है, आउटपुट क्या है, साउंड, लेकिन किस चीज का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, क्या आपके एग्जाम में ये सब आएंगे, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, इसलिए आपको ये बात बताया जा रहा है। बल्ब, एक बल्ब है, क्या आउटपुट मिल रहा है सर, बल्ब से लाइट आता है, लेकिन बल्ब को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक चीज, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना कितना जरूरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत ही वहां से होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम आगे चलेंगे, एक आध सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, फिर टॉपिक को करेंगे समाप्त, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही इजी सवाल है, यूनिट कन्वर्जन का सवाल है, चैप्टर 1 का सवाल है। आप कैसे, क्या कह रहा है, एन आइसक्रीम मार्क्ड वैल्यू ऑफ 700 किलो कैलोरी, एक मार्केट से आपने आइसक्रीम खरीदा, उसमें लिखा हुआ है कि इसको जब आप खाइएगा तो आप कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, 700 किलो कैलोरी कंज्यूम करेंगे। हाउ मेनी किलोवाट आवर एनर्जी विल इट डिलीवर टू द बॉडी एज इट इज डाइजेस्टेड, जब ये आइसक्रीम आपका डाइजेस्ट हो जाएगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और कौन सा फॉर्मेट में पूछा जा रहा है आपसे, किलोवाट आवर में, ये कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट है ये पूछा जा रहा है। तो दिया हुआ है किसमें, किलो कैलोरी, ध्यान दीजिएगा 700 किलो कैलोरी लिखा हुआ है बच्चा, तो इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। 700 है, किलो का मतलब हो गया इंटू 10⁻3, किलो खत्म, और कैलोरी 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है ना, 4.2 जूल होता है। तो ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो चुका है, जूल में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है ना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्लियर है कि नहीं? तो हमें दिस मच जूल है, ये दिया हुआ है दिस मच जूल, इस जूल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। तो आपको दिख रहा है, इससे आप अगर डिवाइड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये किलोवाट आवर में। तो यहां दिख रहा है आपको 700 इंटू 10⁻3 इंटू 4.2, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे ना, 3.6 इंटू 10⁻6 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट आवर में।
कैलकुलेशन इज अप टू यू, थोड़ा बहुत आगे तक हम लेके जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ 7 लिखते हैं, यहाँ से पॉइंट हम हटा रहे हैं, 2 जीरो यहाँ दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ पर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 डायरेक्ट हो जाएगा। 3 था, 3 आया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.2 और आपका यहाँ पर दिख रहा 36 हो जाएगा और इंटू 10 टू द पावर 6 है, ये 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, किलोवाट आवर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, पॉइंट है यहाँ पर, तो 7 इंटू 42 हो जाएगा डिवाइड बाय 36 इंटू 10 कह सकते हैं किलोवाट आवर। क्लियर है कि नहीं? नाउ 42 इंटू 7, 7 टू जा 14, 4 कैरी 1, 29 हो गया। तो क्या आ गया 294, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 294 अपॉन 36 इंटू 10, 360 मत लिखिएगा, 10 है, इजी होगा, ठीक है कि नहीं? तो आप 36 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा भाई? 8 टाइम्स में चेक कीजिएगा एक बार। 428, हाँ 8 टाइम्स में चला जा रहा है, 288, तो यहाँ से आ जाएगा 8, 14 है तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0, तो 6 हो गया आपका। तो आप पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा। 36 2 जा नहीं जाएगा भाई, 1 टाइम्स में जाएगा तो 36 आएगा, यहाँ पे 4 हो गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2, पॉइंट की वजह से एक और 0। क्लियर है कि नहीं? आगे जाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कितना आया है 8.1 अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पर क्या आ गया है, ध्यान से देखिएगा 8.1 आया है, लेकिन डिवाइड में 10 अभी भी है, तो डिवाइड में 10 अगर अभी भी है तो एक और पॉइंट बढ़ा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए 0.81 कर दीजिए, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? किलोवाट आवर में। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? देखिएगा 0.81 किलोवाट आवर। इतना आसान सवाल था। क्लियर है कि नहीं? चलिए एक और सवाल बनाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। हम आगे बढ़ रहे, एक सवाल ले रहे हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे तो इस सवाल आपसे नहीं बनेगा, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L मीटर expands by L meter, small L meter, when stretched by suspending a weight mg to it. The mechanical energy stored in the wire is. सिचुएशन को समझिए बस, और आपके अंदर में एक आग लग जाना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। क्या है ना, एक वायर को आपने इस तरह से सस्पेंड किया है, जिसका ओरिजिनल लेंथ जो है वो क्या है? ओरिजिनल लेंथ क्या है? कैपिटल L मीटर है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन चूंकि आपने क्या किया, इसमें एक वेट सस्पेंड किया है, इस वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रेच हो गया है। कितना वेट सस्पेंड किया है, इसका वेट बता दिया गया है, इसका वेट बता दिया गया है कैपिटल mg, कैपिटल mg, इसका मतलब जो मास है इसका ये क्या है? कैपिटल M। क्लियर है कि नहीं? ये स्ट्रेच कितना हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल लेंथ यहां तक था, स्ट्रेच कितना हुआ है तो बोला जा रहा है स्मॉल L मीटर स्ट्रेच हुआ है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो स्ट्रेच आपने किया है, इस वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा वो कितना है? ठीक है कि नहीं? ये पूछा जा रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप के एनर्जीज होते हैं जनरली, अभी हमने आपको बताया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कब काइनेटिक एनर्जी और कब पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि आप क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी जब होता है तब होता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं। क्लियर है कि नहीं? सर मूव तो कर रहा है, अरे नहीं यार, यहां से यहां तक मूव कर गया फिर रुक गया है, तो अभी इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म पे होगा? पोटेंशियल, रुका हुआ है ना, लेकिन इसका शेप तो बदल गया है। अगर किसी का भी शेप बदल जाता है तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, पोजीशन के वजह से और शेप साइज के वजह से जो एनर्जी में चेंजेस आते हैं वो किसमें आते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। या स्टोर होते हैं कौन से फॉर्म पे? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअली में आपको क्या पूछा जा रहा जानते हैं कि यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो ये एक क्या है? वायर है, ऐसा वायर जो स्ट्रेच हो सकता है। कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेच नहीं हो सकते हैं, तो आप एक इस स्प्रिंग का मदद ले सकते हैं इस चीज को समझने के लिए, बट ये चीज बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ाएंगे आपको। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा, क्लियर है कि नहीं? आपको ये बात पता है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग खुद इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में?
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने स्ट्रेच किया है इसको इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हुआ होगा। किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको ऑलरेडी? किस डायरेक्शन में हुआ? सर ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, और फोर्स जो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। कितना फोर्स होता है? सर माइनस ऑफ के एक्स। व्हाट इज के? के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसके बारे में बहुत डिटेल में आप नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि अलग अलग स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ ना? तो हम कह रहे हैं कि हम जो यहां पर फोर्स लगाएं, इस फोर्स को लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस फोर्स के वजह से कितना वर्क डन हुआ जरा बता दीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना वर्क डन होगा जरा बता सकते हैं? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? और जब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन तो आपने नहीं किया है, बस इतना आपको बताएंगे, ये जो वर्क डन निकालते हैं हम, ये वर्क डन का वैल्यू कितना आता है? तो आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रहेगा। या ध्यान रखिएगा, हाफ एफ इंटू ओनली एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? के एक्स। समझ में आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर था, क्या था? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर में से एक्स को लिख दिया, एक एक्स बचा, वो क्या बचा? के एक्स बचा। के एक्स की जगह क्या लिखेंगे? एफ। आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उतना ही फोर्स ये स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है, अमाउंट लिखा हुआ। अरे वर्क जो है ना, एक मैग्नीट्यूड है बच्चा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर या तो आप क्या लिख सकते हैं? हाफ के एक्स स्क्वायर, हम डेरिवेशन कराएंगे आपका, और क्या लिख सकते हैं? हाफ एफ एक्स लिख सकते हैं। फोर्स के टर्म पे अगर लिखना चाहें, दिस इज अप्लाइड फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर जो वर्क डन निकला है, हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ये के एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब यह था कि स्प्रिंग कितना कर रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आगे बात करते हैं। तो बताइए, ये कुछ इसी प्रकार का चीज है, स्प्रिंग टाइप का ही चीज, स्प्रिंग नहीं है, बट क्या है? एक एक वायर है जो स्ट्रेच हो सकता है। तो इस वायर का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट तो नहीं दिया हुआ, बिकॉज स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, क्योंकि अगर दिया रहता तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यही वर्क डन किसमें कन्वर्ट होगा यार? पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो फिलहाल स्ट्रेच तो आपने किया है, तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाइएगा, तो इसका कर लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या ना, पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं यू। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 1/2 एफ इंटू एक्स। एक्स क्या है? कितना आपने डिस्प्लेस किया है, आपका ओरिजिनल से कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना हुआ है? एल। तो ध्यान से सुनिएगा, 1/2 लिख दिए, एक्स के जगह कितना लिखेंगे? एल लिखेंगे। एफ के जगह कितना लिखेंगे? इस पर फोर्स कितना लगाया? फोर्स वेट के बराबर है mg, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? mg, और एक्स के जगह क्या लिखेंगे? एल। तो आंसर क्या आ गया आपका? mgl/2। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। बस ये चीज आप लोगों को बताना पड़ेगा, हमको डेरिवेशन कराना पड़ेगा। बाकी ये सवाल आपके अंदर एक आग लगाते हुए जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी जो हमने पढ़ा अभी, इसको डिटेल में पढ़ना है हमें, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैकेनिकल एनर्जी निकाल के हमें देखना है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, इस क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को करेंगे हम यहीं पर समाप्त। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।